चलो, जो स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें दिए थे एक बार उसको देखेंगे जरा। मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिया H2SO4 का, जो मैंने ड्रॉ करवा दिया अभी तुम्हें। दूसरा दिया H3PO4 का। तीसरा दिया मैंने HClO4 का। फिर दिया शायद HNO2 का, HNO3 का और HClO3 का। यही स्ट्रक्चर दिया है कि नहीं? सर H2SO3 का भी दिया था। चलो, एक H2SO3 है, सल्फरस एसिड। सही ना। अब आगे के स्ट्रक्चर देखते हैं किसका सही हुआ। एक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बनवाया था वो सबका सही है। सही ना। एक स्ट्रक्चर मैं अभी तुम्हें दिया था बनाने को, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एन फैक्टर 3 ट्राइप्रोटिक, वो सबका सही है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर। ये हो चुका है, ये हो चुका है, दो हो चुका है। अब है स्ट्रक्चर परक्लोरिक एसिड HClO4। HClO4 नाम है इसका, परक्लोरिक एसिड। नाम है इसका परक्लोरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे HClO4 का। देखो HClO4 में Cl सेंट्रल एटम, H कितने हैं? एक। तो OH आएगा एक, बाकी तीन O जो बच गए हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये ऐसे लग जाएगा। ये है परक्लोरिक एसिड। एन फैक्टर है इसका 1। O के साथ सिर्फ एक H है तो एन फैक्टर होगा 1। एन फैक्टर होगा 1। हैंड से करेंगे जिसका सही हुआ ये। एन फैक्टर इसका 1 होगा। एन फैक्टर बताते रहना, नाम मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये सबका सही हुआ शायद। हिमांशु, सार्थक, कीर्ति, निष्ठा, कशिश, पराग, मानसी, रितिका, देवस, रौनक, मुदित, पिनाकिन, भव्या, लक्ष्य, चित्राक्ष, आदित्य, श्रेयस, योग और दिया, मनी, दिव्यांश। पवित्र का सही नहीं हुआ। पवित्र, यस सर, वो OH पे गलती से डबल बॉन्ड लग गया था। चलो कुछ नहीं होता, ध्यान देना, लेकिन गलती ना हो। इजी स्ट्रक्चर्स हैं। जो ओ बच जाएगा डबल बॉन्ड हो। अब तुम यहाँ पे देखो, क्लोरीन जो है 7 बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन क्या होता है? 287, मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। पर क्लोरिक एसिड नाम है इसका। अगला स्ट्रक्चर देखेंगे अब। अगला स्ट्रक्चर है HNO2 का। HNO2। एन यहाँ पे सेंट्रल एटम है। एन यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम। एन के साथ H एक है तो OH आएगा एक, और बचा हुआ O डबल बॉन्ड हो। क्या क्लियर हो गया? HNO2। यस सर। 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक 2 इलेक्ट्रॉन इसके रह गए हैं, तो चाहो तो लोन पेयर की फॉर्म में ऐसे दिखा। एक लोन पेयर है इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास। लोन पेयर नहीं दिखाया तो काम चल जाएगा अभी, क्योंकि नाइट्रोजन होता है 2 5। 3 बॉन्ड बने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर हुए हैं। ये 3 बॉन्ड बने हैं ना, देखो ये 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड बने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, वो ऐसे दिखा दिया। क्या क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। सर एक बार ये रिपीट करना। एटम तो ऑक्सीजन है ना, फिर नाइट्रोजन सेंटर में लिया है। हाँ, नाइट्रोजन सेंटर पे आएगा ना। नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कम नंबर में है। समझ गए कि नहीं? अच्छा ठीक है सर। तो एन के साथ H, एक H है, नाइट्रस एसिड नाम है इसका। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड इसका नाम है। एन के HNO2 लिखा है, तो एन के साथ एक OH आ जाएगा। H है ना, तो एक OH आ जाएगा और डबल बॉन्ड हो। और क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। एन फैक्टर है 1 इसका। एन फैक्टर कितना है? 1। अब अगला लिया, समझ आ गया कि नहीं? ये एन सेंट्रल एटम, H एक है तो एक OH आ जाएगा, बाकी क्या आएगा? डबल बॉन्ड हो। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस चलो सर। क्लियर है फिर ये। अब नेक्स्ट है तो HNO3। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज्यादा है ना। ये कौन बोल रहा है? नाम बताएंगे पहले। सर मुदित। हाँ मुदित बोल। सर आपने अभी पीछे बोला था जो बड़ा वो होता है एटम, वो लेते हैं सेंटर में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन बड़ा है। पीरियड में रखते साइज छोटा होता है ना। लिथियम, अच्छा बेरिलियम, ओके। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। समझा कि नहीं? यस सर।
जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ना 99.9% ट्रू होंगी, एक आध एक्सेप्शन भी आएंगे इसके अंदर। अभी समझ आ गया कि नहीं? नेक्स्ट स्टेप है हाँ। हाँ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में गलती की होगी सबने। नाइट्रिक एसिड, इसमें एन सेंट्रल एटम, एक एच है तो एक OH आएगा, एक एच है तो एक आ जाएगा OH। अब दो O बच गए, एक तो डबल बॉन्ड O आएगा। सबने ऐसे बनाया है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, Hands sir. यस सर। एक बार हैंड्स यस करना। सर। किसी ने अगर डिफरेंट बनाया है तो हैंड्स करना। इससे डिफरेंट किसी ने बनाया क्या? कोई भी बच्चा जिसने इससे डिफरेंट बनाया हो? पिनाकिन ने? नहीं। नहीं, तो मैंने भी ध्यान यही। का, चलो हैंड्स करना जिसने ये बनाया है। जिसने ये बनाया जल्दी से हैंड्स करना। तीन बच्चे रह रहे हैं अभी, दिया और श्रेयस। ये ऐसे नहीं बनाया, श्रेयस, दिया। देखो जिसने भी ऐसे बनाया स्ट्रक्चर, जिसने भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। रीजन इसका ये है, सर एन ओ के कभी भी बाद 5 एच बॉन्ड नहीं लगाया बनाता। है। नहीं नहीं, इसमें देखो एन के 5 बॉन्ड बने हैं, एन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। ये गलत है स्ट्रक्चर, सोचो कि कैसे बनेगा। सर ओ माइनस आएगा। नहीं, O माइनस नहीं आएगा। एक बार थोड़ा सोचो क्या होगा। किसी ने अगर कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड पढ़ा तो उसको पता होगा। सर ओ के बाद एच। सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगेगा ऊपर, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगेगा इस तरीके से। एरो से लगता है। हाँ एरो से। ये मैं ये एरो से दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी को समझ आ गया है? एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ आ गया है, जिसने लेक्चर्स पढ़ रखे हैं उसको समझ आ जाएगा ये। दिवस, रौनक, मणि, चित्राक्ष, लक्ष्य, भव्या, मुदित, निष्ठा, पिनाकिन, पराग, कशिश, आदित्य, रितिका, रौनक, दिया। जिसने वो लेक्चर्स किए हुए ना उसको पक्का समझ आ जाएगा ये। अतुल्य, मानसी, श्रेयस, सार्थक, कीर्ति। 19 को समझ आ गया, अभी भी 6-7 स्टूडेंट रह गए कोई। अब एक बार देख लेंगे, एक बार देख लेंगे जरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। देखो मैंने तुम्हें बताया था सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड का एलिमेंट यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो अगर मैं स्ट्रक्चर HNO3 का इस तरह से बनाता, एक OH, एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर गलत हो जाता कि नहीं? क्योंकि ये तो कभी 5 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो मैक्सिमम कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। एक डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मैं ये पहले थोड़ा रब कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, एन ने एक OH बना दिया, एक डबल बॉन्ड बना दिया। अब जो इसका एक लोन पेयर रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए ना इसके, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देगा। ये ऐसे दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन शेयर दोनों से हो रहे हैं। लाइन ध्यान सुनना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन को दे रहा है, लेकिन शेयर दोनों से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है दे दिया तो ऑक्सीजन के पास ही है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन शेयर दोनों से।
दिए दोनों नाइट्रोजन नहीं है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन शेयर दोनों से हो रहा है। क्या क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये होता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। क्या क्लियर हुआ है किसी को? यस सर। Yes, sir. देखो एक एग्जांपल मैं और देता हूँ उसका, एक एग्जांपल और, जैसे मैं पहले पार्ट हटा देता हूँ और एन फैक्टर HNO3 का भी 1 है, क्योंकि O के साथ एक ही H है, एन फैक्टर HNO3 का भी 1 हो। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया अमोनिया का, अमोनिया में H+ डाला, तो इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। देखो कैसे, NH3 जो है NH3 ये बना दिया मैंने, N के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने H के साथ शेयर कर दिए, एक लोन पेयर रह गया। तो ये लोन पेयर किसको देगा? H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना लोन पेयर किसको देगा? H+ को। ये इसको देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, ये H+ को लोन पेयर देगा वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ऐसे शो करोगे NH3 और ये लोन पेयर के साथ H+। क्या क्लियर हुआ? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड समझ आया क्या चीज है? जो इसने लोन पेयर सर एक दिया बार है, दोबारा सुनना, सर एक बार ये दोबारा लोन पेयर सुनना। जो है, एक मिनट, ये लोन पेयर दिया किसने है? नाइट्रोजन ने, लेकिन शेयर किससे हो रहा है? दोनों से। H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, H+ का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया किसने? नाइट्रोजन ने, लेकिन शेयर दोनों से हो रहा है। दोबारा देखेंगे एक बार, देखो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं CO का, CO का, शायद इसे समझ आ जाए, ध्यान देना। कार्बन और ऑक्सीजन, और थोड़ा सा लोअर लेवल पे जाके, C है O है, C के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, O के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ये इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए भी हैं। तो कार्बन का, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये चीज बन गई, ये चीज बन गई। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है इसका, कार्बन का, ऑक्सीजन का। क्या कार्बन का कंप्लीट हुआ है? नो सर। तो इसलिए No, sir. ये अपना एक पेयर, ध्यान देना, ऑक्सीजन अपना एक पेयर किसको देगा? कार्बन को दे रहा है ऑक्सीजन, लेकिन शेयर दोनों से हो रहा है। ये बन गया कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और ये एक ग्रुप है। क्या समझ आया? यस सर। यस सर। 3 एग्जांपल दे दिए इसकी, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। एक एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल है, एक नहीं बहुत सारी एग्जांपल है। जब जैसे मैंने लिया से, इसमें ले लेते हैं एग्जांपल, चलो HNC ले लेते हैं, HNC, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। देखो कैसे बनेगा, H है एक इलेक्ट्रॉन, N है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब C है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। H जो है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, लिया इसने हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन अब देगा भी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, उसको एक लेगा H से, 2 लेगा कार्बन से, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ये कर लिया इसने ऑक्टेट कंप्लीट। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिए थे, 2 उसको देगा भी, लेकिन क्या 2 देने के बाद कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? नो सर। नहीं No, हुआ ना sir. कंप्लीट। नो सर। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बॉन्ड लगाते जाओ, H के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो H के साथ N का एक बॉन्ड दिखा दिया। N ने एक इलेक्ट्रॉन तो H से लिया था, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिए थे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन कार्बन को तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा है, नाइट्रोजन के पास ये वाला पेयर बचा है ना, देखो ध्यान देना, ये वाला पेयर जो है नाइट्रोजन का बचा हुआ है, तो ये वाला अपना पेयर ये किसको दे देगा? कार्बन को दे देगा। तो HNC आ जाएगा, HN डबल बॉन्ड C और लोन पेयर। क्या समझ आया? Yes, sir. डाउट
तो नहीं किसी को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, क्या क्लियर हुआ? व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन ओनली बाय वन ऑफ द एटम बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन ओनली बाय वन ऑफ द एटम बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम। नहीं क्लियर हुआ अभी? सर हो गया क्लियर। सर हो गया। सर हो गया। हो गया क्लियर? अब एक बार तुम लोग ट्राई कर दो फिर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करने का। हाँ बोलो बोलो, किसी को बोलना है कुछ? चलो एक एक तुम लोग फिर, तुम्हें बना तो लिया है, एक मेरे कहने से ये ट्राई कर लो। अगर H2SO4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते तो कितने आएंगे, एक बार चेक करो। हाँ ट्राई किया, H2SO4 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं? क्या किसी ने भी ट्राई किया ये? सर एक। नहीं, अब देखो एक बार देख लेंगे, क्या पता इससे कुछ क्लियर हो सर जाए। 3। नहीं नहीं, देखो उधर सल्फर जो है ये बीच में रहेगा, हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पे आएगा, ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ये हमेशा कॉर्नर पे आएगा। देखो उधर सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बना दिया। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो एक दिखा दिया, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, दिखा दिए। सल्फर ऑक्सीजन दो बॉन्ड तो ये भी दिखा दिए, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड दिखा दिया। ये समझ आ गया? अब सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 6 थे इसके पास, एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, 2 शेयर हो गए सल्फर के, तो 4 रह गए ना, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे, ये भी एक तरीका है शो करने का H2SO4 को। लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या है, जब हम इसके पूरे 6 बॉन्ड दिखाएं इस तरीके से, SOH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्या समझ आया? ये ज्यादा करेक्ट यस सर। है स्ट्रक्चर। लेकिन बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने तुम्हें ये बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट सिखाने के लिए बताया। इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। क्या तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर बनाना आ गया कि नहीं? सर आ गया। यस सर। अच्छा अब ये, हाँ, एन फैक्टर के 3 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में काफी बार पूछे हुए, IIT एडवांस और नीट में काफी बार पूछे हुए। H3PO2, H3PO3, H3BO3, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। इन तीनों के एन फैक्टर अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को बताएंगे इन तीनों के एन फैक्टर क्या है और कैसे आए। लेक्चर्स मैंने तुम्हें भेजे हुए हैं, लेक्चर्स कर लोगे और फिर आंसर करोगे तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। लेक्चर किसी को चाहिए तो मेरे से ले लेना, नहीं तो मैंने लेक्चर्स ग्रुप में भेजे भी हुए हैं। क्या तुमने पढ़े हैं लेक्चर्स? वो यस सर। हाँ, जो लेक्चर पढ़ लेगा ना उसको बेनिफिट मिलेगा। टाइम है तो लेक्चर जरूर पढ़ो। ध्यान रखना, क्लासेस तुम्हारी आगे जाकर पढ़ेंगी, कम नहीं होंगी क्लासेस। क्लासेस आगे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई तो क्लासेस तुम्हारी बहुत बढ़ जाएंगी। लास्ट ईयर के बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं अभी 12th में जो हैं, उनसे चाहो तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा तुम्हारे नोन में, उससे बात करो एक बार, जिसने ऑर्गेनिक भी पढ़ी हुई है पूरी, और मेनली जिसे पढ़ी है। देखो स्टार्ट करोगे तुम 10 से 12 बच्चे, और लास्ट में जाकर जो जिसने कंप्लीट की है, सबसे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गर्भ सिंगल ने, डीएवी पलगड़ में है, टॉपर्स में है वो। दूसरे नंबर पे कंप्लीट किया है हिमांग ने, ये एमआर में है, वहां पे टॉपर है एमआर चामोड में। और फिर इसके बाद गर्भ मंगला एमवीएन स्कॉलर्स में है। और इसके अलावा कौन है, मतलब 5-6 बच्चे हैं। इसके अलावा क्रिश है, लड़का क्रिश है, क्रिश के अलावा
और भी बच्चों ने किया है, क्रिश के अलावा भी बच्चे 2-3 बच्चे और हैं जिन्होंने, मतलब 10 में से 5 या 6 बच्चे रह जाएंगे जो लास्ट तक करेंगे पूरा। नहीं तो कोई अक्टूबर में छोड़ देता है कि सर अब नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, तो फिर मैं बोलूँ नेक्स्ट ईयर ही करना फिर, कोई नवंबर में, कोई दिसंबर में। और इस बार क्लासेस जो चल रही है, बच्चों से पूछोगे वो कहेंगे सर क्लासेस आपने बंद ही नहीं की है, 11th खत्म हुई, 3-4 दिन का गैप देके अपने 12th स्टार्ट कर दी। तो तभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि क्लासेस तुम्हारी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। बात मानते रहना, पूरी बात फॉलो करते रहना, काम करते रहना, तो फायदा होगा ज्यादा। अगर तुम एक दिन आ रहे हो, एक दिन छुट्टी कर रहे हो, काम नहीं करके आ रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसको आना हो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में वहां पे आता हूँ, आना हो तो तुम आ सकते हो, नहीं तो 3:30 आना चाहते हो 3:30 आ जाओ। टाइम मैंने 4:40 का बोला, 3:30 आना है, जो 3:30 आ सकते हो, वहां बैठ के पढ़ सकते हो अपना आराम से, रिवाइज कर लो क्लास का जो मैंने काम दिया हो। चलो अब ये 3 शिक्षा ट्राई करेंगे, किसी ने कर लिया तो बताएंगे एक बार। चित्राक्ष कर लिया तूने? यस सर। सर मैंने हैंड सेस करेंगे जिससे कर लिया है। ये इन बच्चों ने कर लिया, चित्राक्ष, भव्या, मुदित, आदित्य, अतुल्य, रौनक, निष्ठा, लक्ष्य। चलो बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे, मैं फिर आंसर दे रहा हूँ इसकी। चलो अब आंसर देखेंगे एक बार। ये तीनों एक्सेप्शनल केस है, भूलना नहीं बिल्कुल भी इनको। H3PO2, अगर तुम स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो बनेगा तो नहीं ना स्ट्रक्चर इसका। H3PO2 में तुम देखोगे 3 H है तो 3 OH आने चाहिए, लेकिन O तो है ही नहीं 3। H3PO2 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसमें सिर्फ एक OH है, एक OH है, 2 H है और एक डबल बॉन्ड। उसको अभी तुम याद कर लेना इसको। इसका ना जब मैं ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो उसमें एक तरीका भी बताऊंगा जिससे इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा। किसी को लेक्चर चाहिए तो ले सकते हो तुम, लेकिन अभी तुम इसको याद कर लो। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दूसरा नाम नीट के पेपर में ऐसे आया था, फॉस्फेनिक एसिड नाम। दूसरा नाम हाइपोफॉस्फोरस, ये ज्यादा कॉमन, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और ये क्या लिखा है? फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3P, ये एन फैक्टर इसका कितना होगा बताओ जरा, स्ट्रक्चर देखे एन फैक्टर बोलो कितना होगा। 1. 1. सबको समझ आ गया ना 1? क्योंकि 1 क्यों है इसका बताना जरा, ये पूनम बताएगी। पूनम नहीं, सॉरी, ये क्या, दिया, दिया बोलो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। H3PO2 का एन फैक्टर 1 क्यों है? सर क्योंकि OH तो एक ही आ रहा है ना।
हाँ बहुत अच्छे, क्योंकि O के साथ एक ही H है तो N फैक्टर 1 होगा। जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं सब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ये वाला ऑक्सो एसिड रिड्यूसिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पीएच बॉन्ड आ रहे हैं, 2 पीएच बॉन्ड आ रहे हैं ना, ये इसलिए इसको रिड्यूसिंग भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग कब होगा? जब एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड डायरेक्टली आएगा। क्या क्लियर हो गया? यस सर। तो ये H3PO2 है, इसका N फैक्टर 1 है, बिल्कुल नहीं भूलना है, नाम जरूर याद रखना इसका। नीट के पेपर में फॉस्फेनिक एसिड से क्वेश्चन आया हुआ इसका। फॉस्फेनिक एसिड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो तो मेरे को पढ़ाना है अभी तुम्हें। जिसने 21 सेक्शन कर लिए हैं उसको आता होगा ये। H3PO3, H3PO3 का स्ट्रक्चर, इसमें भी 2 OH है, 3 OH नहीं है, नहीं तो डबल बॉन्ड O आएगा ही नहीं। 2 OH आते हैं, 1 H। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। दूसरा नाम है इसका फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोनिक एसिड। क्लियर है कि नहीं है? यस और ये है H3PO3। इसका एन फैक्टर कितना होगा? सर 2 होगा। 2 होगा और तो अच्छे। 2। हाँ, और क्या ये रिड्यूसिंग होगा? यस सर। क्यों है रिड्यूसिंग ये? सर क्योंकि P और H का बॉन्ड बन रहा है। किसने दिया आंसर? आदित्य। बहुत अच्छे आदित्य। बाकी बच्चों को समझ आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, इसमें 2 थे तो ज्यादा रिड्यूसिंग है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो एन फैक्टर इसका आएगा 2, क्योंकि 2 H हैं जो O से अटैच है, एक और एक ये 2 H हैं जो O से अटैच है, एन फैक्टर 2। सही ना? एन फैक्टर 2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। एन फैक्टर इसका 2 है और ये भी रिड्यूसिंग है। दूसरा एक्सेप्शनल केस है ये। H3 थे तब भी एन फैक्टर इसका 2 है, H3 है तो भी एन फैक्टर इसका 1। अब H3PO3, इसका एन फैक्टर कितना होगा? सर सर 1 3। होगा। हाँ, इसका एन फैक्टर 1 है। चित्रांश तूने पढ़ रखा है ये? सर मैंने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ रखा। अच्छा चित्रांश, तू एक्सप्लेन कर सकता है इससे एन फैक्टर 1 क्यों है इसका? सारे रीजन पता थे जो रीजन मैं तेरे को दे रहा हूँ? सर अगर इसमें सर मैंने वैसे रीजन तो स्पेसिफिक नहीं पता, लेकिन अगर इसमें H2O ऐड करेंगे तो ये बनेगा B, OH4 माइनस और H प्लस बनेगा, तो उससे एन फैक्टर 1 आ जाएगा। हाँ वो सही है तेरे। तो इसमें H3 डायरेक्ट रिलीज क्यों नहीं हुए, 3H+ क्यों नहीं बना इसमें? इसका रीजन पता तेरे को? सर क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड है, वीक नहीं एसिड नहीं है। नहीं, वो तो नहीं, नहीं चलो कुछ नहीं होता। एक तो तुम लोग याद कर लेना कि इसका फैक्टर होता है 1। बोरिक एसिड नाम है इसका, बोरिक एसिड। लेकिन ना अभी मैं रीजन तुम्हें दूंगा, जिसने वो 21 सेक्शन खत्म किए हुए हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है तो उसको पता लग जाएगा। H3BO3 है ना, H3BO3 में ये कोई भी H जो है इसका, ये फ्री नहीं होता है, इसका 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मोनोबेसिक में दिखा रहा हूँ मैं तुमको। ये इसका, इसके जो H है ना वो कहीं ना कहीं बाउंड होते हैं किसी के साथ, ये निकल नहीं सकते, इसीलिए इसका फैक्टर 3 नहीं होता है, जबकि O के साथ 3 H है। हर एक O के साथ H, O के साथ H, O के साथ H, but then also its n factor is not 3। clear? n factor is not 3। इसके H जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाउंड होते हैं। n फैक्टर इसका आता है 1, इससे कहते हैं वीक मोनोबेसिक फ्यूज एसिड। बोरिक एसिड सबने सुना भी होगा, कैरम बोर्ड के ऊपर जो पाउडर डालते हैं, स्लिपरी टच होता है इसका, वही वाला पाउडर है ये, एंटीसेप्टिक का काम भी करता है। तो इसका जो फैक्टर आता है वो ऐसे आता है, BH3BO3 यानी BO3। ये पानी से एक ओचाइंस देता है, क्योंकि ये बोरोन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पानी से एक ओचाइंस लेगा और H+ रिलीज करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तुम याद कर लेना, अभी समझ नहीं आएगा रीजन इसका, जब तुम इनऑर्गेनिक कर लोगे तो ढंग से समझ आएगा। BOH4 नेगेटिव प्लस H+, BOH4 नेगेटिव
प्लस एच प्लस, एन फैक्टर इसका हो गया 1। क्लियर, एन फैक्टर कितना हो गया इसका 1। किसी को डाउट कोई? सर इसका नेम क्या है? बोरिक एसिड, इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी कह सकते हैं। क्लियर, इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी कह सकते हैं। अच्छा, तुम लोग ना ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी थोड़ा बहुत रेडी रहना। मैं बीच में अब लूंगा क्लासेस, सही ना। आज तो मेरे को थोड़ा इमरजेंसी थी इसलिए मैं ले नहीं पाया क्लास वहां जाके, नहीं तो मंडे तो तुम अपना टाइम रखना कि हाँ तुम्हें आना है मेरे पास पढ़ने के यस सर। ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी रहना तुम लोग। मैं ट्यूसडे में, मैंने तो ट्यूसडे को थर्सडे को दोनों दिन ऑनलाइन क्लास होगी, और फ्राइडे तो तुम्हारा ऑक्यूपाई हो जाएगा पूरा। फ्राइडे को जैसे ही और ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तुम्हारा ऑक्यूपाई हो जाएगा पूरा, इसलिए अभी फ्राइडे को रोक रखा मैंने। यस सर। ये 3 केसेस याद रखना। H3PO2 एन फैक्टर 1 है, H3PO3 एन फैक्टर 2 है, H3PO3 एन फैक्टर 1 है। ये 3 केसेस मत भूलना। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, बोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस, फास्फोरस और बोरिक। अब एक चीज मैं तुम्हें और बता रहा हूँ एन फैक्टर से रिलेटेड। जैसे पहले तो ये नोट कर लेंगे, जैसे CaOH ट्वाइस या NaOH का एन फैक्टर कितना होगा? NaOH, ये बेस है, एक Na प्लस और एक OH माइनस, तो एन फैक्टर कितना है 1। CaOH ट्वाइस एन फैक्टर कितना होगा? 2, एन फैक्टर 2। AlOH थ्राइस एन फैक्टर कितना होगा? 3, 3। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो ये 0.1 नॉर्मल है, तो 0.1 मोलर होगा ये 0.2 नॉर्मल है तो कितना मोलर होगा? पॉइंट 2 नॉर्मल है तो कितना मोलर होगा ये? बोलो, नॉर्मेलिटी क्या था? सर 0.1। जीरो किसने पॉइंट बोला वन आंसर? हाँ, किसने बोला आंसर? सर कीर्ति। कीर्ति का सही है बिल्कुल। देखो ये चीजें तो बहुत छोटी है, जल्दी बोलो आंसर। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। जब नॉर्मेलिटी तुम्हें दे रखी है, मोलैरिटी मैंने पूछी है, नॉर्मेलिटी 0.2 है, मोलैरिटी पूछी है, एन फैक्टर 2 है, तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.1। और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ये तुम्हें आना चाहिए। AlOH थ्राइस है, AlOH थ्राइस है, इसका एन फैक्टर कितना है? 3। अगर ये 1.2 नॉर्मल है तो कितना मोलर होगा? 0.4 0.4। 0.4, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? निकालो जल्दी से। बोलो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? नहीं पता? 26। किसको किससे डिवाइड किया चित्राक्ष? AlOH होल साइज को डिवाइडेड बाय 3 किया। बाय 3। इसका वेट 74 आया है। यस सर। 74 बाय 3। क्या समझ आ गए? तो ये 26 तो नहीं आएगा ना? चित्राक्ष? सर 78 नहीं आएगा? हाँ, 78 आएगा, तो 78 सर आएगा, 78 बाय 3। 26 आ जाएगा। आएगा। क्लियर है? चलो अभी ये तुम्हें समझ आ गया इस मतलब। ये एक बार हैंड्स करेंगे जिसको समझ आ गया एन फैक्टर, जो मैंने अभी तक बताया है। बिल्कुल ढंग से लेक्चर पढ़ना, और 2-2 बार सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। जिसको समझ आ गया एन फैक्टर, पिनाकिन, कीर्ति, अतुल्य, कशिश, योग,
पराग, आदित्य, रौनक, लक्ष्य, दिया, मानसी, मुदित, श्रेयस, भव्या, मनी, निष्ठा, पवित्र, रितिका, दिव्यांश, सार्थक, हिमांशु, चित्राक्ष, कशिश, दिवस। चलो समझ आ गया इस वाला तुम सबको? डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलो ये तुम्हें समझ आ गया ना। अब एक चीज रखना है, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ एक ही लाइन। 21 लेक्चर जो बेसिक्स वाले हैं, जिसको टाइम मिलता है वो जल्दी से खत्म करके टेस्ट, मैंने 8 मई के आसपास को टेस्ट रखा हुआ तुम्हारा। जिसको लेक्चर चाहिए मेरे से लेक्चर ले लो, लेकिन उसका 1 या 2 लेक्चर डेली करते रहो, सही ना? और मेरे को मैसेज करना है तो मैसेज कर दो कि सर डन 4 लेक्चर, डन 5 लेक्चर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने खत्म कर लिया है उसको। तो जिन्होंने नहीं किया है, जो नए बच्चे हैं, वो मेरे से लेक्चर्स लेकर के उसको खत्म कर लो। मैं ग्रुप पे एक बार दोबारा रीसेंड कर लूंगा उसको, तो वो उसके नोट्स बनाने प्रॉपर, उसको याद करना है। टेस्ट में उसमें फेल नहीं होना है, वो काम जरूर कर लो। बेसिक्स है केमिस्ट्री के, वो जरूर आना चाहिए सबको। ऑर्गेनिक का टेस्ट अगर क्लियर करना है, उसके सिलेक्शन अगर तुम्हें चाहिए, तो ये काम जरूर कर लेना खत्म। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है। और ये होमवर्क करके आना, वेडनेसडे को ये पूरा होमवर्क करके आना। ट्यूसडे की क्लास हो सकता है तुम्हारी 4 o'clock के आसपास लग जाए, 45 मिनट्स का सेशन। ट्यूसडे और थर्सडे 45 मिनट्स का सेशन होगा बस। ट्यूसडे और थर्सडे को हो सकता है 4 o'clock लग जाए, हो सकता है 9:30 10 o'clock लगे। तो स्पेयर रखना टाइम, बिना पूछे कहीं और कोचिंग वगैरह रखते हो तो वो नहीं रखनी है। किसी को कुछ पूछना है? सर ट्यूसडे को फिजिक्स की क्लास कितने बजे से होती है? यस सर, 6:30 कल बजे। फर्स्ट है सर। कितने बजे से है? टाइम 4:15 बताओ। वजह से 6:15 है ना? सर अब नेक्स्ट क्लास कब है? सर 4:15 नेक्स्ट क्लास तुम्हारी वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को ऑफलाइन क्लास है। कल हो सकता है मैं ले लूँ ऑनलाइन में, वो तुम्हें मैसेज मिल जाएगा आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा पहले। काम जरूर करके रखना। या अभी जो मैंने पढ़ाया ना, अभी क्लास खत्म हुई है, तुम आधा घंटा पौना घंटा लगाओ, तुम्हें अभी याद हो जाएगा सारा। अभी याद हो जाएगा, सही है? आधा पौना घंटा लगाओगे तो अभी याद हो जाएगा ये पूरा। लेकिन Yes, sir. काम टाइम है तो तुम उसी वक्त करो खत्म उसे। उसे छोड़ दोगे कल के लिए, फिर नहीं होगा। अभी टाइम अभी फ्रेश पड़ा हुआ है, याद हो जाएगा जल्दी से। हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम नहीं लगता लेक्चर को करने में। दिया, दिया, यस सर। दिया, मेरे को दोनों लेक्चर भेज देना तुम। चलो अब काम करके रखना अपना।